हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसी के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल्स। ओके, काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है काफी हद तक, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ है। ओके, जो फिजिक्स के बेसिक 4 लॉज है उसमें से वन ऑफ द लॉज ये है। ओके, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? तो सिंपली बच्चों कि आप यहां से समझो कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर यहां पर डिफरेंट लोग रहते हैं। चलो ओके, इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं। ओके, तो अगर इस सिस्टम पर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ओके, मतलब अगर कुछ फोर्स नहीं लगा रहा हो, कुछ हिलचाल नहीं होगी, तो ये जो भी सारे लोग जो भी डायरेक्शन में घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए नेट मोमेंटम जो उसकी होगी, मैंने बोल दिया इसकी मास इंटू वेलोसिटी ये है, इसका मास इंटू वेलोसिटी ऐसा कुछ है। मोमेंटम तो आप जानते हो बच्चों, इसका कुछ ऐसा है। तो अगर मैं उस पर कुछ भी नेट फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो मैंने जब यहाँ पर t = 0 पर ऑब्जर्व किया, टोटल मोमेंटम मैंने बोल दिया 50 न्यूटन सेकंड थी इनिशियल। तो आफ्टर t = 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड मैं इसकी फाइनल मोमेंटम ऑब्जर्व करूंगा, तो ये कितनी रहने वाली है? 50 न्यूटन सेकंड। मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर हम कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब कि चेंज नहीं होगी। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया किसका? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि अगर हम कोई भी सिस्टम है उस पर नेट फोर्स नहीं लगा रहे, कुछ फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स, बी केयरफुल, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम रहेगी। ओके, मतलब बच्चों हम डेफिनेटली डिटेल में स्टडी करेंगे, ये सिर्फ ट्रेलर है जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, सो लेट अस सी कि ये लॉ क्या कहता है। नेट मोमेंटम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इफ देयर इज नो फोर्स acting on it, then its total, be careful मैं क्या बोल रहा हूं, total linear momentum remains conserved। ओके, तो उसकी टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। मतलब कि अगर हम कुछ भी उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, तो उसकी मोमेंटम में कोनो चेंज आएगा नहीं। ओके, मतलब कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें एक पार्टिकल की मोमेंटम P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे पार्टिकल की P3 है। तो ऐसे मैंने काफी सारे पार्टिकल्स को कंसीडर किया। अब जो भी पार्टिकल्स है वो सारे अपने मन मर्जी से इधर उधर भाग रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी टोटल मोमेंटम कितनी होगी? टोटल मोमेंटम ऑफ द गिवन सिस्टम सिंपली क्या होता है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम टोटल मोमेंटम को वेक्टर एडिशन के फॉर्म में दिखाएंगे। दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। मान लो ऐसे n पार्टिकल्स हैं, तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा? Pn। नाउ अब हम एक और चीज जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स को लिखते हैं बच्चों dp/dt = 0 और p दैट इज व्हाट? नेट मोमेंटम। तो कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है वो याद करो। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? ओके, कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट हो। हमने देखा है ना कि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन हम बोल देते थे क्या है? 0। तो इसका रिवर्स कि अगर कोई ये 0 डिफरेंशिएशन आया p का,
उसका मतलब ये मोमेंटम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे याद रखो आप, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सिंपल है, देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मतलब हम बोल सकते हैं इट्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कि कांस्टेंट रही मोमेंटम, मतलब जो भी टोटल इनिशियल मोमेंटम होगी वही क्या बन जाएगी, फाइनल मोमेंटम बन जाएगी। सो ये मैथमेटिकल फॉर्म, शॉर्ट एंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल। ओके, तो ये तो आपको इजीली याद रह जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो देन P रिमेन्स कांस्टेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि P कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, चेंज इन मोमेंटम, बी केयरफुल। ओके, सो ये हो गया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी को हम थर्ड लॉ के बेस्ड प्रूव करेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, मान लो कि अभी हमारे पास बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी ए की स्पीड u1, बॉडी बी की स्पीड u2, ये दोनों जा रहे हैं, टकराए। चलो मान लो कि इन दोनों का कोलिजन हुआ, ए और बी का इसका कोलिजन हुआ है। अभी क्या हुआ, कोलिजन। ये पहली पिक्चर किसकी थी, बिफोर कोलिजन। अब उसके बाद में इसका कोलिजन हो गया। ओके, तो क्या होगा बच्चों, तो देखो ए और बी, मान लो कि ए की स्पीड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने बोल दिया v1 हो रही है, बी की स्पीड कितनी हो गई, मैंने बोल दिया v2 हो रही है। क्यों, क्योंकि फोर्स बी पर ए का इस डायरेक्शन में लगा, ए पर बी का इस डायरेक्शन में लगा। अब आप बोलोगे कि सर ए पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन आपने तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दिखाई, सोचोगे शायद। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन सपोज ये बॉडी इस साइड जा रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इसी साइड जाए, ये डिपेंड्स है कि लाइक कोलिजन बिटवीन बाइसिकल एंड बाइक होगा तो क्या होगा, कोई पीछे आएगा, लाइक बाइक वाले ने बाइसिकल को ठोक दिया तो वो दोनों आगे ही जाएंगे ना, बाइक वाला पीछे आएगा नहीं आएगा। कार ने टक्कर अगर ट्रक को मारी तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक, तो वो वेलोसिटी, इसीलिए मैंने वेक्टर के फॉर्म में दिखाया बच्चों, डायरेक्शन की चिंता मत करना। मैंने वेलोसिटी वेक्टर v1 बोला है, नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगी। सो टकरा रहे हैं, भले फोर्स कोई भी डायरेक्शन में लग रहा हो। सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हमने देखा कि जो बॉडी ए और बी है वो कुछ ऐसे तरीके से जा रही है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब भी इस पर नेट फोर्स लगा, कोलिजन हुआ, तो इसकी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहनी चाहिए। तो वो हमें थर्ड लॉ के बेस प्रूव करना है। सो हम एक चीज जानते हैं थर्ड लॉ में बच्चों कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो कि इसका कोलिजन डेल्टा टी टाइम के लिए हो रहा है। कितने टाइम के लिए बच्चों, डेल्टा टी। तो मैं दोनों साइड डेल्टा टी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, डेल्टा टी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम। तो बच्चों एफ का फॉर्मूला रहता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डीपी बाई डी टी। तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डेल्टा टी। सो ए पर फोर्स लगा तो मोमेंटम किस में चेंज होगा, ए में। सो हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम। ओके, इंपल्स। सो अभी तो हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो खाली खोटा इंपल्स को बीच में नहीं लाना है। वो बोलेगा कि मेरा क्या फॉल्ट है, आप मुझे बारी बारी बीच में ला रहे हो, इंपल्स बोलेगा। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, कोई भी चीज में चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इट्स m1v1। सो लेट अस राइट इट्स m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1u1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी दैट इज फाइनल मोमेंटम दैट इज m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2u2। सो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन नेगेटिव इसको दे दूं तो ये आएगा m1v1 माइनस m1u1, माइनस साइन दे दे तो ये m2v2 प्लस m2u2।
ऐसे कुछ मिलेगा। सो माइनस M2V2 इस साइड ले आए, सो ये हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 और माइनस M1U1 उस साइड भेज दो, तो M1U1 प्लस M2U2। फाइनली बच्चों आप ऑब्जर्व करो कि ए और बी पूरी सिस्टम मान लो इसको, तो इसकी टोटल इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी, तो मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी दैट इज M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दोनों की एड करो, देन M1V1 प्लस M2V2। सो वी कैन राइट कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमें सेम मिले, मतलब हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम है वो क्या रही, कांस्टेंट रही। यही तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोलिजन हो गया, तो भी इसमें मोमेंटम क्या रही, कंजर्व रही, कांस्टेंट रही। ये काफी दफा हम अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ओके, सो बी केयरफुल कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम की बाइक और कार जा रहे हैं तो बाइक वाले ने उसको ठोक दिया तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे। ओके, तो उसमें आप बोलोगे सर कैसे, तो आप कंसीडर करो कि उसके अलावा कुछ पूरी दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ बाइक है और कार है। ओके, तो हम बोल सकते हैं। सो ये हो गया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ। सो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर हो सकती है। सो लेट अस सी। बच्चों आपने सिंपली सुना होगा कि कोई राइफलमैन होता है, जब भी आप राइफल यूज करते हो, जनरली आपने तो यूज नहीं की होगी डेफिनेटली, तो उसको कभी शोल्डर पर लूज नहीं रखते। अगर शोल्डर पर लूज नहीं रखा तो हमारा शोल्डर ब्रेक हो जाता है। ओके, तो राइफल को शोल्डर पर टाइटली रखते हैं, क्यों रखते हैं, सो उसका रीजन अब आएगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एप्लीकेशन अब हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम। ओके, तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होगी, तो सिंपली फर्स्ट एप्लीकेशन है राइफल। ओके, रिकॉइल ऑफ गन, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। सिंपल है कि जब भी हम फायर करते, आप कोई भी मूवी देखोगे, जब भी हम फायर करते ना तो ऐसे आराम से फायर नहीं करता, वो थोड़ा पीछे बैकवर्ड जाता है। ओके, जो कोई भी सोल्जर है या कोई भी है फायर करते हैं तो हम डेफिनेटली थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो गोली आगे जा रही है बंदूक में, मान लो ये हमारे पास ये देसी तमंचा है, अभी तो मेरे दिमाग में और कोई डायग्राम नहीं आ रहा है, तो ये देसी तमंचा है, उसमें से हमने गोली फायर कर दी बच्चों। ओके, तो ये गोली जो भी हम फायर कर रहे हैं ऐसे, तो इस गोली फायर करेंगे तो उसकी मोमेंटम, उसका एक्शन आगे आया, लेकिन गोली स्प्रिंग से निकली तो उसका रिएक्शन कौन सी साइड आता है, पीछे की साइड। तो अगर हम देखें तो गोली का मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, या इसकी वेलोसिटी u है, चलो तो इसका मोमेंटम हुआ mu। अब ये कौन सी साइड जाने वाली है, मान लो कि गन का मास कैपिटल M है, तो ये जाएगी पीछे की साइड गन, कब, जब हम गोली छोड़ रहे हैं तो ये पीछे की साइड गए। तो सिंपली बच्चों, जब भी गन में गोली थी और ऐसे हमने पकड़ के रखा हुआ था तो उसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी थी बच्चों, 0। जब भी गन में गोली थी लेकिन हमने छोड़ी नहीं थी तो इनिशियल मोमेंटम मतलब गन भी स्टेडी थी, गोली भी स्टेडी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगी, 0 आएगी। नाउ जब भी आप इसमें से फायर करते हो, गोली आगे जाती है, उसी वक्त ये पीछे आता है, तो उसकी फाइनल मोमेंटम के लिए मैं चाहूँ, इट्स नथिंग बट द समेशन ऑफ mu प्लस, भले आपको मालूम हो डायरेक्शन सर, डायरेक्ट आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ, mu प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, वो हम करेंगे। तो रिकॉइल ऑफ गन क्या है, तो जो जब भी बुलेट फायर करते हैं और गन पीछे की साइड आती है
उसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने देखा कि हमने फायरिंग किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मतलब इसकी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगी। सो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, सो इट्स mu प्लस mv। तो गन, ये बुलेट की स्पीड आप फाइंड कर सकते हो। सो आपको गन की स्पीड फाइंड करनी है। सो m इंटू वी, इसको यहां पर भेज दिया तो माइनस m इंटू यू। सो v इज इक्वल टू माइनस m बाई कैपिटल M इंटू यू। यू कैन सी v इज नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u। तो u फॉरवर्ड है तो v ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी। ये दिखाई रहा है ना, जो इनिशियल बुलेट की स्पीड होगी उससे ये ऑपोजिट है, इसलिए तो माइनस है। और एक चीज कि मास ऑफ बुलेट, एक्चुअल प्रैक्टिस में मास ऑफ बुलेट वो गन्स के कंपेयर में क्या होता है, बहुत कम होता है। मान लो कि बुलेट का मास 50 ग्राम है तो गन का कितना हो सकता है, मे बी 2 kg 3 kg इतना होगा, मान लेते अभी, या 1.5 kg। लेकिन ये ज्यादा हुआ तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो बहुत कम आता है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देख लो आप कि ये स्टेप कम है m बाई m, तो ये वेलोसिटी, चलो डेटा रख के देखते हैं। 50 ग्राम को SI में कन्वर्ट करो और ये 2 kg इंटू स्पीड, मान लो कि मैंने बोली बुलेट की 500 है, मान लो अभी, सो ये 225, सो 25 फाइजा 125 इंटू 10⁻⁻1, ओके। सो ये आया माइनस 12.5 मीटर पर सेकंड। तो जब हम, आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हुई, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन 12.5। सो यू कैन सी इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बुलेट। ये आप जानते ही हो, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डेटा रख दो अपने तरीके से, ओके। सो फाइनली इट्स योर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बच्चों आप कभी ना कभी तो समुद्र किनारे गए ही होंगे, ओके। समुद्र किनारे बोट में अगर ट्रैवल किया, बोट में से सपोज सरफेस पर आना चाहते हो, समंदर की नहीं, मतलब वहां जहां से बोट में आप बैठते हो वहां से आप जो सरफेस है वहां पर बाहर आना चाहते हो समंदर से, तो आप बाहर निकलोगे तो बोट है वो पीछे की साइड जाती है। क्यों? क्योंकि फाइनली मोमेंटम कंजर्व बनाने के लिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आप बोट पर खड़े हो 0, तो फाइनल भी 0 अगर बनानी है आपकी और बोट दोनों की सिस्टम की, तो आप अगर आगे आ रहे हो तो वही आपके पीछे जाएगी। बोट का मास m ले लेता हूं, वेलोसिटी v ले लेता हूं, तो वो उसके कंपेयर में क्या होगी, पीछे जाएगी। तो ये फैक्ट है कि जब भी हम पानी की बात करें तो पानी में जब भी बोट में से हम निकलते हैं तो हम क्या करते हैं स्पेशली कि आगे जाते हैं तब बोट पीछे की साइड जाती है। सो अगेन क्यों ऐसा हो रहा है, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है वहां पर, ओके। फाइनली टोटल मोमेंटम 0 हो जाती है सिस्टम की। और एक बेस्ट एग्जांपल दो बच्चों, बॉम्ब ब्लास्ट। चलो बॉम्ब ब्लास्ट, मान लो कि ये मेरे पास कोई बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, कुछ भी कंसीडर करो, ओके। तो ये, चलो ये बॉम्ब है, उसका ये क्लिप है, मैंने ये क्लिप निकाल दिया। मूवी में देखा है मैंने भी, रियल में नहीं देखा है कभी भी ऐसा बॉम्ब। मैंने तो सिर्फ सिंदरी बॉम्ब देखा है, लक्ष्मी बॉम्ब जो होता है दिवाली पर फोड़ते वही देखे, सिंदरी बॉम्ब देखा है और बुलेट बॉम्ब। तो इस बॉम्ब को अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा, तो ये बॉम्ब के लिए इनिशियल मोमेंटम बच्चों कितनी, 0। नाउ इसको अगर हम निकाल दे तो ये ब्लास्ट होगा, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। तो मान लो कि डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब मैंने बोला कि पहला ऐसे गया, दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसे गया, तीसरा कुछ ऐसे गया, चौथा कुछ यहां से ऐसे गया, M4 U4, पांचवा इस डायरेक्शन में गया, ये ऐसे गया। मान लो रैंडम डायरेक्शन में ले रहा हूं, कुछ भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, इससे ज्यादा टुकड़े ले सकते हो, कम ले सकते हो। सो अगर हम इन सारे टुकड़े को मिला दे विच डायरेक्शन, तो ये हमें कुछ ऐसा देगा, ओके। सो फाइनली आपने देखा कि ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा है। कि सिंपली बच्चों आपने ये देखा हुआ है कि अगर इसमें रिजल्टेंट फाइंड करें तो ऐसे मिलता है, क्योंकि मान लो ये 3 है, ये 5 है, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 5 + 3 8 मिलेगा। नहीं, एक्चुअली मेजर करना पड़ेगा, 90 नहीं। लेकिन अगर ये एरो चेंज कर दूं तो इसका नेट एडिशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 5 और 3 का इफेक्ट जो भी मिल रहा है उसका नेगेटिव डायरेक्शन है ना वेक्टर। तो सिमिलरली
वेक्टर जब भी क्लोज जियोमेट्री बनाए तो उसका रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं है बच्चों, मान लो ये 5 है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, मैंने इसको कनेक्ट किया, कितना मिलने वाला है? 5। लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दूंगा ये कितना मिलेगा? -5। अब ऐड करो 3 + 4 + -5 कितना आ गया? 0। मतलब जब भी क्लोज्ड वेक्टर बन जाए, क्लोज ट्राइंगल, क्लोज जियोमेट्री बन जाए, पॉलीगॉन, तो उसका नेट वेक्टर एडिशन कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर भी अगर मैं सारी मोमेंटम का ये वेक्टर बनाऊं, चाहे कितने भी टुकड़े हुए हो, तो उसकी फाइनल मोमेंटम भी क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, क्योंकि बॉम्ब में हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं लगाया। आप बोलोगे सर आपने ये निकाला तो सही, दैट इज नॉट अ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, सो हम बोल सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सो फाइनल मोमेंटम भी नेट 0 होगा। भले ये टुकड़े की मोमेंटम कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड सबकी मोमेंटम मिला दो तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेफिनेटली हम इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी। तो ये थी बच्चों एप्लीकेशन कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ओके, नाउ अब इसी के रिगार्डिंगली हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट अस सी। सो ऐसे लग रहा में एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है? और ये तो इजी है, लेकिन चलो अब नाम लिया तो कर देते हैं। कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 32 मीटर पर सेकंड। तो देखो कार का मास दिया हुआ है 1000 kg और उसकी स्पीड दी गई है 32 मीटर पर सेकंड। ओके, डैश इज इनटू द रियर ऑफ अ ट्रक ऑफ मास 8000 kg। तो देखो ट्रक दिया हुआ है, उसका मास भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें एक को 1 और 2 बोलना पड़ेगा। तो ट्रक का मास है 8000 kg, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो ट्रक की और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड है। ओके, नाउ आफ्टर द कोलिजन कार बाउंसेस विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर कोलिजन मैंने बोल दिया कार की वेलोसिटी मान लो v1 होगी। बाउंसेस मतलब वो तो ट्रक के साथ टकराई, बाउंस मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। मतलब ये कितनी हो रही है बच्चों? इट्स -8 हम लिखेंगे, क्योंकि बाउंस बैक हुए, ओरिजिनल के कंपेयर में वापस आए, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर इंपैक्ट? मुझे v2 फाइंड करना है जब ये कोलिजन हो रहा हो। तो हम एक चीज जानते हैं बच्चों, ओके, कि जब ये टकराने से पहले इसकी मोमेंटम होगी, वही टकराने के बाद में होगी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो सिंपली हम इतना लिख सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों की, तो क्या m1u1 प्लस m2u2 टकराने से पहले इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज m1v1 प्लस m2v2। मैंने डायरेक्शन के लिए साइन नेगेटिव ले ली है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा। ओके, सो m1 1000 u1 32 प्लस m2 8000 into 4 is equal to m1 v1 1000 into -8 plus 8000 into v2। सो बच्चों सिंप्लीफिकेशन का खेल है। 32,000 8 4 जा 32,000 64,000 और ये -8 है तो प्लस 8000 यहां पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 8000 into V2. So finally, V2 is equal to 72,000 by 8,000, 1 2 3, so 9 मीटर पर सेकंड। तो ट्रक की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर इम्पैक्ट 9 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों इट्स योर आंसर कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर इम्पैक्ट इट्स 9 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव आया, मतलब सेम डायरेक्शन होगी, जो इनिशियल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन आएगा। कार की वेलोसिटी नेगेटिव क्यों ली? क्योंकि ट्रक के साथ टकरा कर वो बाउंस बैक हुई, इसलिए। ओके बच्चों, तो ये था एग्जांपल नंबर 21। काफी बेसिक क्वेश्चन था, जो आपको क्या समझा रहा है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कैसे लगा सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों,
22 शिकारी वाला क्वेश्चन है कि हंटर हैज अ मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट बच्चों दिया हुआ है 50 ग्राम, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ही दो, 50 into 10 to the power -3 kg। चलो, और हंटर हैज अ मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट विथ अ वेलोसिटी u that is 150 meter per second। okay, how may 60 kg tiger springs at him with a velocity 10 meter per second। तो टाइगर है, उसकी वेलोसिटी कैपिटल V बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड है, और उसका मास कैपिटल M बोल देते हैं, 60 kg का है। ओके, सो उसकी साइड आ रहा है। सो हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट बी हंटर फायर इनटू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम इन ट्रैक। तो बच्चों प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो यहां पर एक हंटर है, अब वो शिकार करने गया था, लेकिन शिकारी खुद शिकार बन रहा है। अभी यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि अगर उसने दिमाग नहीं लगाया तो वो खुद शिकार बन जाएगा। अब मेरे को ये ड्रॉ करना तो इतना तो नहीं आता है बच्चों। ये मान लो कि टाइगर है, डेफिनेटली नहीं है, मुझे मालूम है, वे टाइगर जैसा तो हुआ ही नहीं। ओके, ये टाइगर जैसा नहीं है, मुझे मालूम है। आपको मानना है कि मान लो कि ये टाइगर है, इस साइड 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा, और ये जनाब बंदूक उठाए खड़े हैं। ओके, और बुलेट में से एक बुलेट में से 50 ग्राम मास है, वहां से इतनी स्पीड से निकल रही है। तो इसको रोकना है, तो दोनों को टाइम तो सेम ही मिलेगा कि वो बंदूक में से ये छोड़ रहा है, ये उसके बाजू में आ रहा है सेम टाइम के लिए। तो ये कितना यहां से कितनी गोली ये छोड़ेगा ताकि ये टाइगर उसके तक पहुंच ना पाए। ओके, आपको ऐसा ही मानना है कि जब तक टाइगर यहां तक पहुंचता है उससे पहले वो अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। ओके, टाइगर जिंदा रहेगा। ओके, अभी टाइगर जिंदा है। ओके, ऐसा ही मानना है। तो उसको रोकना है तो क्या जरूरत पड़ी। तो देखो इनिशियली तो दोनों की मोमेंटम क्या रहे, 0, कुछ नहीं है जब नहीं है, लेकिन मूव कर रहा है टाइगर, यहां से इसके बाजू में मूव कर रहा है, तो इसको रोकना है। तो इसकी मोमेंटम कितनी है, m into v। तो उतनी मोमेंटम अगर ये सारी बुलेट्स की जनरेट हो जाए, तो दोनों मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई सेम, तो वो रुक जाएगा। नहीं समझो कि सिंपली ये टाइगर की मोमेंटम कितनी आई, 600 न्यूटन सेकंड आई। तो मुझे यहां से गोलियों का टोटल मोमेंटम कितनी बनानी पड़ेगी, 600 जितनी बनानी पड़ेगी। काई को, क्योंकि तभी ये रुक जाएगा ना। आमने सामने कब रुकेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मोमेंटम सेम होगी तब। तो सिंपली बच्चों एक बुलेट की वजह से मोमेंटम कितनी होगी, m into u। ऐसे n बुलेट की वजह से मोमेंटम कितनी हो जाएगी, nmu। सो टोटल मोमेंटम बाय बुलेट, अगर टाइगर को रोकना है तो मोमेंटम बाय बुलेट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग विच वी कैन यूज। सिंपल यही समझना था। तो एक बुलेट की मोमेंटम m into u है, ऐसी n बुलेट मान लो वो छोड़ रहा है। सो nmu इज इक्वल टू कैपिटल M into v। सो आपको n फाइंड करना है। सो कैपिटल M दैट इज 60, v दैट इज 10, स्मॉल m दैट इज 50 into 10 to the power -3 into u दैट इज 150। सो एक 0 गयो, ये दूसरो गयो, 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 25, और ये 1000 ऊपर, तो 25 and 1000, 25 4 जा, मतलब ये 40 आया। ओके, सो 80 बुलेट्स उसको, अब पर सेकंड बोला है या नहीं बोला है, लेट अस सी हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट बी फायर्ड। सिर्फ फायर ही बोला है, कोई बात नहीं, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही लगेगा। वो उसके नजदीक आ रहा है, बुलेट उसके सामने जा रही है। सो 80 बुलेट्स उसको छोड़नी पड़ेगी ताकि वो टाइगर को रोक सके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो इट्स योर आंसर कि हंटर को 80 बुलेट्स राउंड फायर करने पड़ेंगे। एक बुलेट से तो डेफिनेटली टाइगर आगे बढ़ता रहेगा, 80 बुलेट्स आएंगे तब वो रुकेगा। लेकिन भले हम ऐसा ही मानते हैं वो जिंदा ही रहे, ऐसा मत सोचना कि सर 80 बुलेट में तो वो वैसे भी मर जाएगा। हमें उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी और मास कंसीडर करना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी आ ही रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए कितनी बुलेट चाहिए, उसके बाद क्या होता है वो आप मत सोचो। मुझे मालूम है आप यही सोच रहे हो कि सर 80 बुलेट खाने के बाद कौन जिंदा रहेगा, लेकिन हमें उसको अलाइव रख के सोचना है।
ओके, सो दैट्स इट। तो बच्चों देख सकते हो कि ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही हुआ कि इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल डेल्टा पी 0, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा दोनों का। ओके, सो दैट्स इट। तो देखो बच्चों काफी इजी कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लेट अस सी, वेट, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 23, a body of mass 1 kg is initially at rest। कोई बॉडी दी गई है जिसका मास 1 kg है, इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब उसकी इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3। mass m1 is to m2 is to m3, it is given 1:1:3। the two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed 30 मीटर पर सेकंड। तो दो पीस है जिसका मास इक्वल है, m1 और m2 आपको दिख रहा है, रेशियो 1:1 है, मतलब उसका मास इक्वल है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर फ्लाई कर रहे हैं। ओके, और स्पीड भी दी गई है v1 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड भी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड v2। वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, स्पीड बोला है, डायरेक्शन हम यूज कर लेंगे। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रैगमेंट? तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो तीसरा भी कुछ होना चाहिए। हमें मालूम नहीं है तीसरा कहाँ जाएगा, मैंने बोल दिया कि और एक पोर्शन है वो यहाँ जा रहा है, अभी मालूम नहीं है बच्चों मेरे को कहाँ जाएगा। ओके, तो मैंने बोल दिया कि सपोज थर्ड फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर जाने वाला है। ओके, क्योंकि फाइनली हमने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, m1 m2 और m3, हेवियर फ्रेगमेंट ये है। तो डेफिनेटली कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? मोमेंटम। इस सिस्टम की मोमेंटम इनिशियल 0 है तो फाइनल क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो हाउ, लेट अस सी। तो सबसे पहले मास फाइंड कर ले। m1 is to m2 is to m3 दिया, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? m plus 3m। टोटल मास कितना है? 1 kg। इसका अगर प्रोपोर्शन मिला दूं तो इसको लिख, m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको भी m के साथ कर रहा हूं, तो इसको m के साथ करूंगा तो m plus 3m कितना है? 1 kg है। ये नहीं समझ में आया तो जो भी प्रोपोर्शन लाइक दिया होता 2:2:5, तो मैं क्या करता? 2m plus 2m plus 5m is equal to 1 kg करता। टोटल मास कितना है? 1 kg है। तो प्रोपोर्शन को ऐसे आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि मुझे दिया है 1:2:3, तो मैं कैसे मास रखता? m plus 2m plus 3m is equal to 1 kg। So it is the way in which you can convert easily। So 3 plus 1 5m is equal to 1 kg। So अभी हमने यहाँ पर कंसीडर किया बच्चों m1 m है, m2 भी m रहेगा, m3 3m रहेगा, इसके रेशियो पे बेस्ड। So m is equal to 0.2 kg आएगा। चलो मिल गया ना, m मिल गया बच्चों। अब हमें क्या करना है? तो हमें एक चीज मालूम है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कुछ ऐसा सिखाता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो देखो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में सोल्व करवा रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। वेक्टर फॉर्म में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये बोला है कि दो फ्रेगमेंट है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, तीसरा कहां पर होगा मेरे को मालूम नहीं। तो मैंने किसका सहारा ले लिया? वेक्टर का, क्योंकि दो का तो नॉलेज है ना कि दो परपेंडिकुलर है, दो की डायरेक्शन ऐसे रख दी मैंने, एक को एक्स एक्सिस कॉलम बोल दिया, दूसरे को वाई एक्सिस कॉलम बोल दिया। सो मास इक्वल है, m1 मिल गया बच्चों 0.2 kg। सो मास अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, m1 0.2 मिला तो m2 भी कितना होगा? 0.2। तो m3 कितना होगा? साइज ऑफ m दैट इज 0.6 kg। टोटल आप एडिशन करके देख लो, टोटल एडिशन करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कि 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.2 1 kg हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू m1 0.2 इंटू वेलोसिटी v1 दैट इज 30 i कैप
देखो मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। m2 0.2 इंटू 30 जे कैप प्लस m3 0.6 इंटू, यही वेलोसिटी मेरे को मालूम नहीं है। सो 0.2 इंटू, सो इट्स हाउ मच, 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 0.6 v3। सो सिंपली मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊ, 0.6 v3 दैट इज -6 आई कैप -6 जे कैप। 0.6 को डिवाइड कर दो बच्चों, सो v3 इज इक्वल टू 6 by 0.6 दैट इज 10 आई कैप। डिवाइड करके देख लो, पता चल ही जाएगा। सो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। सो बच्चों v3 मेरे को क्या मिला, ऐसा कुछ मिला। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, चलो मैग्नीट्यूड मोड ऑफ v3 दैट इज व्हाट, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 100 200। 200 का अंडर रूट होता है 10√2 दैट इज 14.14 मीटर पर सेकंड। इट्स योर आंसर v3। अब ये मेथड मैंने क्यों करवाई, बिकॉज जब भी आपको डायरेक्शन बोली होगी ना तब ये काम आएगी। मान लो कि इसकी डायरेक्शन आपको पूछी है, एक्स एक्सिस के साथ मैंने बोल दिया थीटा एंगल है, तो ये वेलोसिटी मिल गई, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, सो दैट इज 10 by 10 1। तो tan थीटा 1 मिला, मतलब थीटा मिलेगा 45, लेकिन किसके साथ, विथ नेगेटिव x एक्सिस। तो डायरेक्शन में जब भी पूछा हो तब ये काम आता है बच्चों। अब आप देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू 0। अब v1 v2 v3 तो लगा दिया है हमने बच्चों। ओके, सो फाइनली यहां से आप सोल्व करो। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में लगाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि हम डायरेक्शन के लिए एश्योर हो जाए। ओके, डायरेक्शन के लिए कंफर्म हो जाए कि यही डायरेक्शन में होगा। इसको और तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, बट इट इज बेटर। ओके, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम एक्यूरेट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। सो ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखें बच्चों, इसके जैसा ही एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम देखें एग्जांपल नंबर 24। डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली। तो देखो कोई डिस्क हमें दी गई है जिसका मास कितना है, ये डिस्क है जिसका मास 10 ग्राम है, ऐसे हवा में रखा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रही है। लेकिन कैसे, बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड अगेंस्ट इट फ्रॉम बिलो। मतलब यहां से हम मार्बल्स को थ्रो करते हैं, 1 सेकंड में 10 मार्बल ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हैं। ओके, और मार्बल का मास दिया हुआ है 5 ग्राम। सो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द मार्बल्स आर स्ट्राइकिंग द डिस्क। तो देखो वेलोसिटी v से मान ले कि ये स्ट्राइक कर रहा है। सो एज्यूम दैट द मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली एंड रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। मतलब ये स्ट्राइक कर रहे हैं v स्पीड से और रिबाउंड भी हो रहे हैं v स्पीड से। सो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे ताकि ये डिस्क हवा में रहे। तो हमें एक चीज मालूम है, डिस्क को हवा में रखना है तो 10g है, तो उसका m' g डाउनवर्ड लगेगा। 10g, अगर ये डिस्क का मास है तो mg डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर उसको हवा में ही रखना है तो उतना ही फोर्स अपवर्ड देना पड़ेगा। तो ये 10 मार्बल ऐसे हमारे पास है। कितने हैं बच्चों, 10 मार्बल है। तो ये 10 मार्बल 1 सेकंड में हम लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, तो देखो उसका नेट डाउनवर्ड फोर्स है, उतना ही हमें नेट अपवर्ड फोर्स लगाना पड़े। दैट्स इट। तो मास ऑफ मार्बल मैंने बोल दिया m, मास ऑफ डिस्क बोल दिया m'। सो मोमेंटम बाय 1 मार्बल सबसे पहले हम फाइंड करें। मोमेंटम बाय 1 मार्बल, चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली, कि ये टकरा रहे हैं बच्चों। तो मैंने बोल दिया कि इनिशियल स्पीड v1 पॉजिटिव है, फाइनल स्पीड v2 नेगेटिव है। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, सो दैट इज व्हाट, m into v2 minus v1। चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड कर लेते हैं, काई को, क्योंकि पर सेकंड में 10 मार्बल्स थ्रो कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा m इंटू 1 का, वैसे 10 का मिल जाएगा। सो m इंटू माइनस v दैट इज -2mv, ये चेंज इन मोमेंटम मिला, किसका, 1 मार्बल का।
सो सिमिलरली हम बोल सकते हैं फॉर 10 मार्बल, अगर ऐसे 10 मार्बल है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, इट्स 10 इंटू -2 mv। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो then it is 20 m into v। ओके, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, सो मोड ऑफ p that is what, तो 20 m into v। बच्चों कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि हमारे पास जो भी मार्बल है उसको ऐसे हवा में रखना है, तो यहां से जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं वो कब हवा में रहेगा, जब उसका डाउनवर्ड फोर्स मान लो 100 न्यूटन लग रहा है, तो 100 न्यूटन मार्बल से हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सो सिर्फ और सिर्फ तभी ये हवा में रह सकते हैं स्टेबल। तो चेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मार्बल की वजह से इस डिस्क पर, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये पर सेकंड इतने थ्रो कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों कि F डैश इज इक्वल टू m डैश इंटू जी, कि नेट अपवर्ड फोर्स बाय मार्बल इज डाउनवर्ड फोर्स बाय डिस्क। So F dash, that is delta P by delta T, is equal to m dash into G. So delta P, that is 20 mv by 1 second, is equal to m dash, that is 10 gram. Okay, बाद में रखने के, चलो। So V is equal to m dash G by 20 into m. So m dash, that is how much? It's 10 gram mass of disk. G 9.8 और 20 इंटू एम 5 ग्राम। देखो मैंने ये SI यूनिट में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों मास ग्राम में थे, इसलिए। सो 5 2 जा 2 10 जा, सो इट्स 0.98 मीटर पर सेकंड स्पीड से हमें थ्रो करना पड़ेगा ताकि डिस्क हवा में रहे। सो और आंसर विल बी 0.98। ओके, सो लेट अस सी, मतलब मीटर पर सेकंड में है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो बच्चों दैट्स इट। तो ये काफी बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो आप कि कोई भी मार्बल को हवा में रखना है तो mg नीचे लगेगा, तो टोटल फोर्स उतना ही ऊपर देना पड़ेगा। तो एक मार्बल से काम नहीं बनता है, 10 मार्बल आप पर सेकंड थ्रो कर रहे हो, तो 10 मार्बल की चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो। चेंज इन मोमेंटम मिल गई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अपवर्ड फोर्स, दैट्स इट। ओके, माइनस साइन को इतना मैटर नहीं करेगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है तो एक्शन रिएक्शन प्लस हो ही जाएगा। ओके, सो माइनस की चिंता नहीं करनी। सो दैट्स इट। सो बच्चों आज यहाँ तक हम रुकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसको प्रॉपरली सोल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन हर बार थोड़ा आप अपनी साइड से थिंकिंग लेवल बढ़ाओ, क्योंकि फिजिक्स ऐसा नहीं है कि फैकल्टी ने पढ़ा दिया और उसी तरीके से आप थिंकिंग करो। यस, कॉन्सेप्ट में वही रहता है, लेकिन आप अपने जो भी इमेजिनेशन लेवल है आपका, उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। ओके, जितना इमेजिनेशन आप ज्यादा कर पाओगे उतना ही ये बेटरली समझ पाओगे। सो एक ही सॉल्यूशन है फिजिक्स की, ओके, कि आपका इमेजिनेशन लेवल को रियलिटी लेवल तक पहुंचा दो, धीरे धीरे होगा। ओके, सो आज यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।